नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्मिता हिंदी क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं यशपाल की कहानी पर्दा, जो कि BNU SAP सिलेबस का पहला लेसन है। पर्दा कहानी का सारांश जानने से पहले आइए यशपाल जी का संक्षिप्त जीवन परिचय देखते हैं। हिंदी साहित्य के यशस्वी कथाकार यशपाल जी का जन्म 1903 ईस्वी में फिरोजापुर छावनी में पंजाब में हुआ था। इनकी माता का नाम प्रेम देवी, पिता का नाम हीरालाल था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गुरुकुल कांगड़ी में हुई, जहाँ के राष्ट्रीय वातावरण ने उनके मन को प्रभावित किया। तत्पश्चात नेशनल कॉलेज लाहौर में ये भगत सिंह तथा सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों के संपर्क में आए और अन्य सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलनों में सक्रिय हो उठे। राजद्रोह के अभियोग में इनको कारावास का दंड मिला। बाल जीवन में भी ये स्वाध्याय तथा कहानी लेखन में कार्यरत रहे। इनकी मुख्य विधा उपन्यास थी, परंतु इन्होंने कहानियों से लेखन शुरू किया। इन्होंने लखनऊ से एक लोकप्रिय मासिक पत्र विप्लव प्रकाशित किया। इन पर मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव था, इसलिए इन्होंने समस्या प्रधान कहानियों की रचना की। कथा वस्तु जनजीवन के व्यापक क्षेत्र में से संबंध है तथा सामाजिक जीवन के विविध व्यापक क्षेत्र से संबंध है और सामाजिक जीवन के विविध पक्षों को भी प्रस्तुत करती है। आपके विविध वर्गों, स्थितियों एवं जातियों के पात्रों का चयन किया है और उनके जीवन संघर्ष, विद्रोह एवं उत्साह के सजीव चित्र प्रस्तुत किए हैं। इनका देहावसान यानी कि इनकी मृत्यु 26 दिसंबर 1976 1976 को हुआ। कृतित्व: कथा संकलन पिंजरे की उड़ान, ज्ञानदान, अभिशप्त, तर्क का तूफान, भस्मावृत चिंगारी, वो दुनिया, फूलों का कुर्ता, चित्र का शीर्षक, धर्मयुद्ध, उत्तराधिकारी तथा प्रसिद्ध उपन्यास दादा कामरेड, देशद्रोही, पार्टी कामरेड, दिव्या, मनुष्य के रूप में अमिता तथा झूठा सच। और इनकी प्रमुख कहानियां धर्मयुद्ध, फूल की चोरी, चार आने, अभिशप्त, कर्मफूल, फूलों का कुर्ता, पांव तले के डाल आदि है। और इनकी भाषा शैली व्यवहारिक एवं बहुत ही सरल है। पर्दा कहानी यशपाल जी के तर्क का तूफान कहानी संग्रह से लिया गया है। इस कहानी में एक ऐसे गरीब मुस्लिम परिवार का चित्रण है जो निर्धन होते हुए भी अपने पुराने पारिवारिक गौरव को बचाए रखने की आखिरी तक कोशिश करता है। इसमें चरित्र नायक की दीन दशा का चित्रण बहुत ही मार्मिक रूप से प्रस्तुत किया गया है। इस कहानी के द्वारा लेखक ने यह दिखाने की चेष्टा की है कि धनाभाव व्यक्ति की शक्ति और मर्यादाओं को कैसे मिट्टी में मिला देता है। पर्दा कहानी का उद्देश्य: पर्दा कहानी यशपाल जी के तर्क तूफान कहानी संग्रह से ली गई है और इस कहानी का प्रकाशन 1943 यानी कि 1943 ईस्वी को हुआ, अर्थात इस कहानी की पृष्ठभूमि स्वाधीनता पूर्व का भारतीय समाज था। इस संग्रह में 17 कहानियां संग्रहित हैं। इन कहानियों का मूल स्वर लेखक का प्रगतिशील चिंतन तथा समाज परिवर्तन का आग्रह है। यशपाल जी की धारणा है कि काल बाह्य धारणाओं तथा रूढ़ियों को समय समय पर छोड़ देने से समाज और साहित्य में परिवर्तन आ जाता है। उनका विचार है कि जो विचार अपनी परिस्थितियों से बिछुड़ गए हैं, अर्थात जिन विचारों और नैतिकता को जन्म देने वाली परिस्थितियां बदल गई है, वे विचार शरीर से बिछुड़ के जीवनों की भांति हैं। उनकी स्मृति चाहे कितनी भी सुखद हो, अभिमान का कारण हो, वे समाज के लिए उपोदय नहीं हो सकता। ऐसी परिस्थिति में तर्क ही मनुष्य का पथ प्रदर्शक है। साहित्य के पारंपरिक धारणाओं को बदलने की इच्छा उनके मन में है। परिवर्तन क्रांति ही है और इस क्रांति के पहले तर्क का तूफान अवश्य ही आएगा। इस संग्रह की कहानियां समस्या प्रधान हैं। ये समस्याएं वास्तव में पारंपरिक धारणाओं तथा जर्जर रूढ़ियों के कारण पैदा हुई है। अतः समाज में अपेक्षित परिवर्तन लाने के लिए इन समस्याओं पर तर्क करना लेखक अनिवार्य समझते हैं। इस संग्रह की पर्दा कहानी तत्कालीन आर्थिक विषमताओं का चित्रण करने वाली एक मार्मिक कहानी है।
इनमें लेखक ने निम्न मध्यवर्गीय जीवन की आर्थिक कठिनाइयों का चित्रण कर इस वर्ग के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की है। पर्दा कहानी की कथा वस्तु। यह कहानी है, इस कहानी का नायक है चौधरी पीर बख्श। उनके दादाजी चुंगी के महकमे में दरोगा थे। तब उन्हें उस वक्त के अनुसार अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी। उनका अपना एक छोटा पक्का सा मकान था। वे बहुत ही ऐठ से रहा करते थे। इसी वजह से लोग उन्हें चौधरी भी कहने लगे थे और वह छोटा सा मकान अब हवेली कहा जाता था। चौधरी अपने पिता चौधरी इलाही बख्श के 4 बेटों में से सबसे छोटे थे। उन्हें अपने बड़े खानदान से विरासत में कुल की मर्यादा, हवेली के ठसक और बड़े बड़े अरमान मिले थे, परंतु अब उनके लिए यह पुरानी ऐंठ रखना बड़े ही मुश्किल हो गया था। चौधरी पीर बख्श की माहवार यानी कि उनकी मंथली इनकम सिर्फ 12 रुपये थी। इस प्रकार अपने दादा से लेकर 2 पुश्त में परिवार के सदस्यों की संख्या के साथ साथ पीर बख्श के परिवार में विवशता और गरीबी दिन ब दिन बढ़ती गई, परंतु कुल की मर्यादा में कोई परिवर्तन नहीं आया था और चौधरी पीर बख्श की पढ़ाई भी प्राइमरी से आगे न हो पाई। शादी के बाद हवेली में रहना मुश्किल समझकर चौधरी पीर बख्श सितवा की कच्ची बस्ती में किराए का मकान लेकर रहने लगे। बस्ती में चौधरी पीर बख्श अकेले पढ़े लिखे सफेद पोश थे। खानदान की इज्जत का प्रतीक होने वाला पर्दा उस कच्चे घर की ड्योढ़ी पर लटकता रहता था। कुछ दिनों तक तो 12 रुपए में किसी तरह गृहस्थी चलती रही, लेकिन समस्या खड़ी हो जाती थी तो घर के बर्तन, जेवर और कुछ कीमती सामान भी बेचकर गृहस्थी कैसे भी चलानी पड़ती थी। जच्चा बच्चा की तकलीफ में उन्हें मजबूर होकर बब्बर अली खां नाम के एक पंजाबी खान से 2 आना रुपए महीने पर 4 रुपया कर्ज लेना पड़ा। 1 रुपया 1 महीने के किस्त में रूप में निश्चित हो गया था, किंतु खर्चा इतना बढ़ गया था चौधरी के लिए 1 रुपया भी दे पाना अब उनके बस का नहीं था। इसलिए उन्होंने कई बार से अपना मुंह छुपा लिया था। अंत में खान बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया। वो मांग मांग कर थक गया था। अब वो पैसा अपना वसूल ले चौधरी के द्वार पर आकर खड़ा हो जाता है। उसने चौधरी को बहुत पुकारा पर चौधरी बाहर नहीं निकलता है। उन्हें बहुत गंदी गंदी गालियां भी देता है। इसमें चौधरी के इर्द गिर्द रहने वाले लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं, यानी कि उस मोहल्ले के आसपास के लोग। चौधरी पीर बख्श खान के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगता है। उसने अपने पास बिल्कुल पैसा न होने की बात से खान से बार बार कहा, पर उसे विश्वास नहीं हुआ और गुस्से में खान ने जो ड्योढ़ी पर दरी का पर्दा लटक रहा था, क्योंकि दरवाजा टूट चुका था और मजबूरी में उन्होंने पीर बख्श ने पर्दा लगा दिया था और रात भर रखवाली भी करना पड़ता था कि कोई कहीं घर में घुस ना जाए। जो दरवाजा था वो पूरी तरह टूट गया था। अब पीर बख्श से पैसा खान मांगता है तो पीर बख्श दे पाने में असमर्थ बताता है और गुस्से में खान क्या करता है कि ड्योढ़ी का पर्दा खींच लेता है। यह बात चौधरी के दिल में गहरी चोट लगती है और उसके पर्दा खींचने से पीर बख्श वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ता है, क्योंकि खान ने देखा कि चौधरी के घर के औरतों के पास अपना पूरा तन ढकने के लिए कपड़े नहीं थे। नंगी अधनंगी घर की लड़कियां और बेटियां और औरतें सब कम से कम कपड़ों में दिख रही थी, फटे हाल। अचानक पर्दा गिरने से वो शर्म से सिकुड़ गई थी। इकट्ठा भीड़ ने घृणा और लज्जा से अपना मुंह फेर लिया कि बोल रहे, छी, ये ऐसे खानदान की ऐसी लड़कियां। खान का गुस्सा तो हवा हो गया। पर्दा वहीं पर पटक कर लाहौल बिला कहकर खाली हाथ वो वापस लौट गया। चौधरी पीर बख्श को होश वापस लौटा तो भी उन्होंने गिरे हुए पर्दे को फिर से उठाकर न लगाना चाहा। शायद अब उसकी आवश्यकता ही नहीं रही। पर्दे में जो छिपाना था अब वो सबके सामने आ चुका था। तो ये था इस तरह की कहानी जो बड़ा ही दुखदाई होता है अंत, कि गरीबी को किस तरह से ढककर पीर बख्श चलता है और समाज कैसे उसका भी मतलब निकालते हैं और उसे
उस गरीबी में भी लोग जीने नहीं देते हैं और बेपर्दा कर देते हैं। तो पर्दा कहानी के प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण। पर्दा कहानी में कुल 8 पात्र हैं। चौधरी पीरबख्श, उनकी वालिदा यानी उनकी माँ, पत्नी, 3 लड़कियां, 2 लड़के, बब्बर अली खां। इसमें से चौधरी पीरबख्श तथा बब्बर अली खां ही प्रमुख पात्र हैं। कहानी समस्या प्रधान होने के कारण चरित्रों का सूक्ष्म चित्रण करना लेखक का उद्देश्य नहीं है। फिर भी पात्रों में इतनी सजीवता है कि चौधरी पीरबख्श तथा बब्बर अली खां पाठकों के समय साक्षात उपस्थित हो जाते हैं। चौधरी पीरबख्श के बारे में जानते हैं। प्रमुख सक्रिय पात्र के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होता है। उन्हीं के चरित्र चित्रण कहानी के ने समस्या पर प्रकाश डाला है। चौधरी पीरबख्श चौधरी इलाही बख्श के चौथे लड़के हैं। वे प्राइमरी से आगे नहीं पढ़ सके, अतः एक तेल की मिल में 12 रुपये मासिक आय पर मुंशीगिरी का काम करते थे। उनके परिवार में छोटे बड़े मिलकर खाने वाले कुल 8 व्यक्ति थे। इतनी कम आमदनी में भी पूरे परिवार का गुजारा करना आसान बात नहीं थी। फिर भी किसी तरह वे अपने परिवार को चलाते थे। अचानक समस्या खड़ी हो जाती तो खर्चा बढ़ जाता। चौधरी को अपने बर्तन, कपड़े, जेवर गिरवी रख के चलाने पड़ते या बेचकर। चौधरी पीरबख्श एक गरीब इंसान था, लेकिन मेहनती और इज्जतदार था, और अपनी वो टूटी फूटी हवेली को छोड़कर सितवा की कच्ची बस्ती में वे मेहनत और इज्जत से काम करके रहता था। सितवा की कच्ची बस्ती में वो अकेले पढ़े लिखा सफेद पोश था। दरवाजे पर हमेशा उसके दरवाजे पर पर्दा लगा रहता था, इसीलिए मोहल्ले में उसकी इज्जत थी। चौधरी पीरबख्श एक ऐसे निम्न वर्ग के व्यक्ति हैं जिनके यहाँ पिछली 2 पुश्तों से सिर्फ नौकरी का पेशा होता आया है तथा मामूली पढ़ाई का भी सिलसिला रहा है। उनके दादा चुंगी के महकमे में दरोगा थे और पिता इलाही बख्श डाक खाने में बाबू। उनके दादाजी की आमदनी अच्छी होने के कारण उन्होंने एक पक्का मकान बना कर दिया था, जो कि बाद में हवेली के नाम से जाना जाना लगा। परिणामतः पारिवारिक मर्यादा और इज्जत भी परंपरा से मिली थी। यही कारण है कि वे उस परंपरा के व्यक्ति के रूप में हमारे सामने आते हैं जो छोटा मोटा व्यवसाय करने में झिझकते हैं, लेकिन उसी छोटे से व्यवसाय में नौकरी करने में अपनी इज्जत समझते हैं। तेल की मिल में मुरीगिरी करना और इसी का परिणाम था। पीरबख्श झूठी मान मर्यादा को संभालने में जी तोड़ की कोशिश करते हैं। कच्ची बस्ती में रहने पर भी घर की औरतों को बाहर का कोई काम करने नहीं देते थे। यहाँ तक कि कमेटी के नल से पानी भरने का भी काम पीरबख्श सुबह शाम स्वयं ही किया करते थे। आमदनी की कमी और बढ़ते खर्च के कारण पीरबख्श की विशेषताएं दिन ब दिन बढ़ती ही जाती है। तनख्वाह बढ़कर 18 रुपये मासिक होने के बाद भी गिरवी रखी हुई चीजों को वापस ला पाने में असमर्थ हो जाते हैं। अंत में उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि दरवाजे पर टांगने का टाट खरीदने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं होते हैं। परंतु घर की मर्यादा बचाए रखने के नाम पर एक पुश्तैनी चीज दरी थी जो उसे टांग देते हैं। प्रायः एक वक्त रूखा सूखा खाकर कभी फाका करके चौधरी साहब का परिवार अपनी जिंदगी के दिन पूरे करता है। ऐसी स्थिति में तन ढकने को कपड़े खरीदने की गुंजाइश ही नहीं था। बच्चा जच्चा के कारण बढ़ते खर्च के लिए पीरबख्श को मजबूर होकर बब्बर अली खां से 4 रुपये उधार लेने पड़े, लेकिन 1 रुपया माहवार किस्त भरना भी असंभव हो जाता है। तो पीरबख्श मुंह छुपाकर खान से बचते रहता है। खान अपने कर्जे को वसूल न कर सकने पर पीरबख्श को उसकी औरतों तथा पुरखों को बेहुदी गालियां देता है। पीरबख्श के खून में गर्मी आ जाती है, परंतु वस्तुस्थिति उन्हें निःसत्व कर देती है। वे खान के हाथ पांव पड़ते हैं, उसके लिए दुआ मांगते हैं। इतना ही नहीं तो अपनी खाल उतार कर बेचने के लिए भी कहते हैं, लेकिन पैसे न मिलने से आग बबूला हुआ खान ड्योढ़ी पलट के दरी के पर्दे को झटक लेता है और पीरबख्श बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। पीरबख्श ने जिंदगी भर जिस तथाकथित इज्जत को बचाने के लिए जी तोड़ कोशिश की थी, वह सबके समक्ष ऐसे रास्ते पर आ जाती है अचानक से।
आंगन के बीच में थर थर कांपती हुई उसकी अर्धनंगी लड़कियां और औरतों को देखकर भीड़ घृणा से और शर्म से आंखें फेर लेती है। उनका मर्यादापूर्ण हृदय और सम्मान दोनों पर आघात लगता है, जो वो सहन नहीं कर पाते और मूर्छा खाकर गिर जाते हैं, यानी कि बेहोश हो जाते हैं। तो पर्दे को फिर से लटका देने का सामर्थ्य अब उनमें शेष नहीं था। संक्षेप में अपनी असलियत छुपाकर परंपरागत मान सम्मान तथा झूठी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए जी तोड़ कोशिश करने वाले पीरबख्श मुसीबतों में स्वयं फंसते जाते हैं और अंत में वो कहीं के नहीं रहते। दूसरा चरित्र है बब्बर अली खां। पंजाबी खान बब्बर अली खां सितवा की कच्ची बस्ती में साहूकारी का व्यवसाय करता था। लोगों को रहने की जगह देकर वह रुपया उधार भी देने का काम करता था। बीकानेरी मोची, वर्कशॉप के मजदूर और कभी कभी रमजानी धोबी बब्बर मियाँ से कर्ज लेते रहते थे। पैसों का लेन देन करने वाला अन्य साहूकारों की तरह खान भी कठोर और निर्दयी है। कई दफा चौधरी पीरबख्श ने खान को सूद की किस्त न मिलने पर अपने हाथ के डंडे से ऋणी का दरवाजा पीटते देखा था। खान उस समय उन्हें शैतान लगता था। खान की दहशत इतनी थी कि पीरबख्श कभी किस्त न दे सकने की हालत में अपने घर के दरवाजे पर फजीहत हो जाने की बात का ख्याल भी करते तो उनके रोए खड़े हो जाते थे। बब्बर अली खां के हृदय ऋणी के प्रति कोई इंसानियत की भावना नहीं है। पीरबख्श 8 में से 7 किस्त समय पर देता है, लेकिन 8वीं किस्त देने में देर हो जाती है, बल्कि यूं कहो कि देना असंभव हो जाता है। तो खान उन्हें आकर धमकाता है कि 4 रोज में रुपया नहीं दिया तो हम तुम्हारा कीमा कर देगा। मतलब गालियां वाले देकर चीखता चिल्लाता है। खान हर ऋणी को झूठा और चोर समझता है और स्त्रियों को भी गंदी गालियां देता है। पीरबख्श के घर किस्त वसूलने आया खान ड्योढ़ी पर लटक रहे दरीनुमा पर्दे को ठेल ठाल कर गालियां देता है। पीरबख्श की बीवी के कहने पर भी चौधरी पैसे लाने बाहर गए हैं, वह विश्वास न करके गालियां देता है। नहीं, बदजात चोर भीतर में छिपा है। चौधरी के आने पर खान वापस आता है और एक से एक सड़ी हुई गालियां देना आरंभ कर देता है। ऋणी को बेइज्जत कर डरा धमका कर पीरबख्श बेबस और लाचार होकर खान के लिए खुद से दुआ मांगते हैं तथा अपनी खाल उतरवाने के लिए भी तैयार हो जाता है। तो भी निर्दयी खान उनकी बातों का विश्वास न कर निर्दयता से ड्योढ़ी का पर्दा झटक देता है। खान का उद्देश्य था कि घर की स्त्रियों की जेवर तथा घर के बर्तन ले जाकर पैसे वसूल करे, लेकिन जब सामने का पर्दा टूट जाता है या वो गिरा देता है तो उसकी दृष्टि उसके घर के अर्धनंग लड़कियों और स्त्रियों पर पड़ जाती है और उसकी कठोरता पिघल जाती है। वह ग्लानि से झुक जाता है, पर्दा वापस आंगन में फेंकता है और गुस्से भरी निराशा से लाहौल बिला कहते हुए असफल होकर लौट जाता है। तो इस तरह से पाठ का सारांश और चरित्र चित्रण या टिप्पण कह लीजिए समाप्त होता है। अब हम देखते हैं एक वाक्य में उत्तर। तो पर्दा कहानी के लेखक कौन है? यशपाल। पर्दा कहानी कब लिखी गई थी? 1940 के दशक में। पर्दा कहानी का नायक कौन है? चौधरी पीरबख्श। पर्दा कहानी किस संग्रह से ली गई है? तर्क और तूफान। पर्दा कहानी समाज की किस वर्ग की कहानी है? मध्यम वर्गीय यानी कि मिडिल क्लास। चौधरी पीरबख्श निर्धन होकर भी किसकी रक्षा करते हैं? अपनी मर्यादा की। चौधरी पीरबख्श की माहवार आमदनी कितनी थी? 12 रुपए। चौधरी पीरबख्श की पढ़ाई कहाँ तक हुई थी? प्राइमरी तक। पीरबख्श के दादा क्या काम करते थे? चुंगी के महकमे में दारोगा थे। पीरबख्श को बब्बर अली खां से कितने रुपए उधार लेने पड़े थे? 4 रुपए। पीरबख्श कहाँ रहते थे? सितवा की कच्ची बस्ती में। सितवा। पीरबख्श कहाँ काम करते थे? तेल के मिल में मुंशीगिरी। पीरबख्श घर चलाने के लिए क्या गिरवी रखे थे? बर्तन, कपड़े और जेवर। बब्बर अली खां कौन था? लेनदार, सूदखोर, किराया वसूलने वाला या सूद ब्याज वसूलने वाला। पीरबख्श के घर में पर्दा क्यों लगा रहता था? घर की औरतों के पास पूरा तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं था, इसलिए। पीरबख्श को कितने बच्चे थे? 4 बेटे और 2 बेटियां। उनके परिवार में छोटे बड़े मिलाकर कितने खाने वाले थे?
8 चौधरी पीर बख्श किसके लड़के थे? चौधरी इलाही बख्श के चौथे बेटे थे। इलाही बख्श के चौथे बेटे। सप्रसंग व्याख्या का एक दो उदाहरण देखते हैं। अरे चौधरी, इस जमाने में दरी यूं काहे खराब करोगे? बाजार से ला टाट का टुकड़ा ना लटका दो। संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गद्य पुष्पा के कहानी पर्दा नामक कहानी से ली गई है, जिसके लेखक यशपाल जी हैं। प्रसंग मोहल्ले वाले चौधरी साहब से कह रहे हैं। व्याख्या जब चौधरी के घर में दरवाज़ा टूट जाता है, तब अपनी घर की गरीबों को छुपाने के लिए चौधरी साहब अपने घर के दरवाजे पर पर्दा लटका देते हैं, ताकि उनके घर में जो पैसा नहीं होने की वजह से घर की औरतें और लड़कियां कम कपड़ों में थी, वो सबके सामने ना आ जाए। लेकिन मोहल्ले वालों को ये पता नहीं है और वो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। उन लोगों को तो पता ही नहीं कि इसके पीछे कारण क्या है। अपने घर के औरतों के फटे हुए कपड़े छुपाने के लिए चौधरी ने पर्दा लगा रखा था, क्योंकि गरीबी में भी मान सम्मान तथा झूठी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए जी तोड़ कोशिश करता है। दूसरा है, हम वतन छोड़ के परदेश में पड़ा है, ऐसे रुपया छोड़ के वास्तव में हम यहाँ नहीं आया है। हमारा भी बाल बच्चा है, 4 रोज में रुपया नहीं देगा तो हम तुम्हारा टेस्ट कर देगा। मतलब ये इसका संदर्भ जो है सेम होगा पहले वाले की तरह पूर्ववत। प्रसंग बब्बर अली खान चौधरी से कह रहा है, यानी धमका रहा है। व्याख्या चौधरी साहब जब खान को किराया नहीं दे पाते हैं, 7 किस्त देते हैं और 8वां किस्त में वो उनके लिए नामुमकिन होता है, तब खान गुस्से में चौधरी साहब को ये कहते हुए धमकाता है। उनका कहना है कि वह भी बाल बच्चों वाला आदमी है और उसे भी पैसे की जरूरत होती है, और ऊपर से वो परदेश में है अपना वतन छोड़ के। अगर पैसे नहीं मिले तो भला गुजर बसर कैसे होगी, और ये बात वो गुस्से में कहता है। मेरे दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, ये पाठ आपको कैसा लगा? अपना फीडबैक देना ना भूलें, कमेंट करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है, तो इसे सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।